हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं विकास राठौर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में जिसका नाम है टॉकिंग टेक्स्ट बुक लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। आज जिस चैप्टर के बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा सेल, और सेल के बारे में अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हम लोगों ने अभी तक सेल की इंट्रोडक्शन देख चुके हैं कि सेल की हिस्ट्री क्या थी, किस तरीके से सेल थ्योरी वगैरह आई थी, और ब्रेन ऑफ द सेल क्या है, न्यूक्लियस पावर हाउस ऑफ सेल क्या है, वो माइटोकॉन्ड्रिया। इतना हम लोग देख चुके हैं और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं बेटा। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके क्या कर देना है, बेल आइकन प्रेस कर देना है, ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके। ओके, करना है भाई, करना है, बिल्कुल करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें क्या करना है, क्रैश कोर्स पूरा कंप्लीट कर देना है आज। ओके, और हम जो है आज एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, इसके अलावा प्लास्टिड के हमारा पिछली बार रह गया था, मैं जानता हूं थोड़ा सा, तो प्लास्टिड वगैरह के बारे में भी देखेंगे अपन लोग। और इसके अलावा गोल्जी अपैरेटस और लाइजोसोम सुसाइडल वेग के बारे में देखेंगे। लेकिन इफ यू नीड एनी डीपीपी स्टडी मटेरियल यू कैन ज्वाइन अस एट आवर टेलीग्राम चैनल, जिसका पाथ आपको यहाँ पे दिया हुआ है। 6th क्लास के लिए अलग है, 7th के लिए अलग है, 8th के लिए अलग है बेटा, 9th और 10th क्लास के लिए भी अलग अलग है। कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा काम है। गूगल प्ले पे जाइए, टेलीग्राम चैनल, जो टेलीग्राम ऐप है उसको डाउनलोड कर लेना है और ये वाला पाथ आपको फॉलो करना है, ताकि आप क्या कर सकेंगे, वहां से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। वहां पे आपको इजीली डीपीपी वर्कशीट्स वगैरह मिल जाएंगी, ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे। ओके, और उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी वो यहाँ पे आपको डिस्कस करवाई जाएगी, टेंशन ना लो। लेकिन आपको वीडियो को लाइक तो करना पड़ेगा बॉस। लेकिन हम जो है सबसे पहले जो करवाते हैं वो है हमारा कार्डिनल प्रॉमिस। फटाफट से करिए, कार्डिनल प्रॉमिस बहुत जरूरी है, अभी तक हम करते आए हैं और करना पड़ेगा। आई प्रॉमिस टू लिसन to the complete lecture of and make proper notes of it so that I can become a smart student। अरे भाई बहुत जरूरी है, करना पड़ेगा, स्मार्ट स्टूडेंट बनना है ना। ओके, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। तो आज जो हम देखने वाले हैं वो है सेल, सेल, सेल। और सेल में अभी तक हम क्या देख चुके हैं, सेल थ्योरी, सेल की हिस्ट्री, कितने साइंटिस्ट आए थे, कितनों ने अपना अपना जो है मत रखा था, और कौन कौन इसमें पास हुआ, कौन कौन नहीं हुआ, कौन कौन से नारे वगैरह आए थे, ये सारा का सारा हम लोग देख चुके हैं। अगर किसी को किसी तरह का कोई डाउट है तो आप प्रीवियस लेक्चर में जाइए, वहां पे आराम से अपने को क्लियर कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा। लेकिन आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है हमारा गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम्स एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। और पिछली बार हमारा जो है प्लास्टिड रह गया था, उसके बारे में भी हम थोड़ा सा देखेंगे। ओके, आगे बढ़े। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा रिवीजन करवाता हूं, आप जानते हो वो रिवीजन हम आज भी करेंगे। और एक बार बताओ, सबसे पहले वही मेरी बात पुरानी वाली, क्या, सेल। व्हाट इज सेल? भाई सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सेल इज द फंक्शनल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल कहां से अराइज हुई है, एक लैटिन वर्ड था सेला, वहां से। ओके, और इसके अलावा क्या था, बताइए बताइए। रॉबर्ट हुक थे, रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, सेल को डिस्कवर किया था। नेक्स्ट, सेल थ्योरी के बारे में अगर हम बात करें तो कौन थे, एमजे स्लाइडेन एंड टी स्वान, इन दोनों ने क्या किया, सेल थ्योरी को दिया। फिर उसके बाद में ये दोनों ये नहीं बता पाए थे कि एक्चुअली में सेल अराइज कहां से हो रही है, तो इन्होंने ये बताया कि भाई हम नहीं बता पाएंगे, या फिर इनके जो मत थे उन्हीं को वो अभी तक हम लोग फॉलो करते आ रहे थे। उसके बाद में मार्केट के अंदर एक नए साइंटिस्ट आए जिनका नाम था रुडोल्फ विर्चो। उन्होंने क्या कहा, ओमनिस सेल्युला ई सेल्युला। ओमनिस सेल्युला ई सेल्युला के बाद में मार्केट में कौन आ गए, रुडोल्फ विर्चो, रुडोल्फ विर्चो, रुडोल्फ विर्चो। ओके, फिर उसके बाद में हम लोगों ने क्या देखा था, टाइप्स ऑफ सेल। टाइप्स ऑफ सेल में हमने क्या देखा, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक की अगर अपन बात करें तो कैसा न्यूक्लियस होगा, प्रिमिटिव, डेवलप नहीं है। ओके, और अगर हम बात करें यूकैरियोटिक की, तो यूकैरियोटिक में कैसा सेल होगा, कैसा न्यूक्लियस होगा, सॉरी, वो होगा वेल डेवलप्ड होगा। जैसे कि अपन है, आप हो, मैं हूं, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स की अगर अपन बात करते हैं तो उसमें कैसा न्यूक्लियस होगा बेटा, उसके अंदर हमेशा यूकैरियोटिक ही न्यूक्लियस होगा। आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा था टाइप्स ऑफ सेल ऑन द बेसिस ऑफ सेल। यूनिसेल्यूलर, एक ही सेल रेस्पॉन्सिबल होगी, और मल्टी सेल्यूलर
बहुत सारी सेल होगा, टिश्यू होगा, एक वेल डेवलप्ड सिस्टम होता है। फिर उसके बाद में हम लोगों ने देखा था सेल वॉल और नेक्स्ट देखा था सेल मेम्ब्रेन। इतना हम लोग देख चुके थे। फिर उसके बाद में न्यूक्लियस, ब्रेन ऑफ द सेल, भाई कंट्रोल भी तो करना है। नेक्स्ट हमने क्या देखा था, पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल में हमने क्या देखा, माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया देख लिया था ना। माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। लेकिन आज जो हम देखने वाले हैं वो है प्लास्टिड। एक बार बताओ, प्लास्टिड के बारे में आप लोगों को एक बात पता होगी, जो सोलर एनर्जी होती है, सोलर एनर्जी के थ्रू अपना फूड सिंथेसिस करते हैं। सोलर एनर्जी के यूज करके अपना फूड सिंथेसाइज करना। ओके, ये बात हम कर रहे हैं। अब एक बार बताओ, अगर मैं बात करूं सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट की, तो क्लोरोप्लास्ट कहां प्रेजेंट होंगे बेटा? अरे भाई 6 क्लास में पढ़े हैं, 7th में पढ़ा है और वापस 8th के अंदर भी आ गया है। क्लोरोप्लास्ट कहां प्रेजेंट होते हैं? प्लांट सेल के अंदर। प्लांट क्या करते हैं? फूड सिंथेसाइज करने के लिए लाइट को गेन करेंगे और लाइट गेन करके क्या करेंगे? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं। फटाफट से देखिए, क्लोरोप्लास्ट है, क्रोमोप्लास्ट है एंड ल्यूकोप्लास्ट है। ये दो तीनों के तीनों क्या है? प्लास्टिड है। और एक बात बहुत अच्छी, वो क्या? ये कैसी ऑर्गेनल है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। कौन सी ऑर्गेनल है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। अच्छा, आपको एक बात और बताऊं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात, वो ये कि आज 8th क्लास की एक वर्कशीट अपलोड होगी टेलीग्राम के ऊपर। ओके, और वहां पे आपको एक बहुत अच्छा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, बहुत ही प्यारा। वैसे तो सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक जो मैंने देखा है, 3 क्वेश्चन है, बहुत अच्छे लेवल वाले क्वेश्चन है। वहां पे क्वेश्चन है वो ये, कौन कौन सी जो सेल ऑर्गेनल है उनके पास में खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है। यहां पे आज एक मैं आपको बता चुका हूं और एक आज आपको पता चल जाएगा। बस अगर इससे पहले वाले आपने वीडियोस देखे हैं तो आज जो वर्कशीट अपलोड होगी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हालांकि आगे वाले लेक्चर के अंदर अपन को डिस्कस तो करना ही है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। देखो, क्लोरोप्लास्ट की अगर मैं बात करूं, इनके पास में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। और क्लोरोफिल क्या करते हैं? क्लोरोफिल में क्वांटाजोन्स होते हैं और वहां कौन सी प्रोसेस होगी? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है। अरे भाई 7th क्लास के अंदर न्यूट्रिशन वाला चैप्टर पढ़ के आए हैं ना, तो वहां पे हम लोगों ने देखा था ना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। भाई एक कौन सा प्लास्टिड है? एक ग्रीन प्लास्टिड होता है। कैसा होता है? ग्रीन प्लास्टिड होता है। इसी की वजह से जो हमारे जो प्लांट्स वगैरह हैं उनका कलर कैसा है? ग्रीन है। आपने देखा होगा लीव्स वगैरह है जो है, ये कैसे होते हैं? ग्रीन कलर में होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कलर। आपने जैसे फ्रूट्स वगैरह देखे होंगे, फ्लावर वगैरह की अगर मैं बात करूं तो ये कैसे होते हैं? कलरफुल होते हैं ना। तो उसका रीजन क्या है? कोई ना कोई तो ऐसा पिगमेंट होगा जो इनको कलर प्रोवाइड कर रहा है। वो कौन सा पिगमेंट है बेटा? वो है क्रोमोप्लास्ट। कौन सा है? क्रोमोप्लास्ट। और लिखा हुआ भी है हैज कैरोटेनॉइड्स पिगमेंट लाइक कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल, जो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? रेड कलर, ऑरेंज कलर, येलो कलर, एटसेट्रा एटसेट्रा। लास्ट जो पिगमेंट की मैं बात करने वाला हूं वो है हमारा ल्यूकोप्लास्ट। बेटा ये क्या होता है? ये होता है कलरलेस, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किसमें? स्टोरेज ऑफ फूड में। किसमें? स्टोरेज ऑफ फूड में। इसको फर्दर क्लासिफाई किया जा सकता है 3 टाइप में। फर्स्ट है हमारे पास एमिलियोप्लास्ट, एलियोप्लास्ट एंड एलियोप्लास्ट। तीनों का काम अलग अलग है। स्टार्च इज द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन। तीनों किसमें काम करेंगे? अरे भाई स्टोरेज ऑफ फूड में काम करेंगे। तीनों का काम अलग अलग है। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो लिखा हुआ है क्लोरोप्लास्ट। अच्छा, एक बहुत इजी सा क्वेश्चन मैं आपसे करता हूं। क्लोरोप्लास्ट आप लोगों ने 7th क्लास के अंदर पढ़ा था। क्या डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होती है? आपको नजर आ रहा होगा। कैसी स्ट्रक्चर है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। ओके, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। ओके, अगर मैं बाहर वाली स्ट्रक्चर की बात करूं,
बाहर वाली मेम्ब्रेन की अगर मैं बात करता हूं तो मैं इसे क्या कह सकता हूं, आउटर मेम्ब्रेन। और अगर इनर वाली की अगर मैं बात करूं तो इनर वाली को क्या कहूंगा, इनर मेम्ब्रेन। और इन दोनों के बीच की अगर बात करता हूं तो स्पेस है, भाई इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ स्पेस होगी, उस स्पेस को क्या कहा जाएगा, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। क्लियर है? क्लोरोप्लास्ट पढ़ रहे हैं। क्लोरोप्लास्ट क्या है, जहां पे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस फॉर्म होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलने वाले हैं, आगे की जो स्लाइड्स है ना इसी के ऊपर बेस्ड है। अगर ये चीज समझ में नहीं आई तो प्रॉब्लम हो सकती है भाई साहब। तो आप लोगों को पूरा ध्यान यहां पे रखना है, बाहर वाली मेम्ब्रेन को आउटर मेम्ब्रेन, अंदर वाली को इनर मेम्ब्रेन, दोनों की स्पेस को इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। अब हम अंदर की तरफ देखते हैं तो अंदर क्या होगा, कुछ ना कुछ लिक्विड होगा ऑब्वियसली। अरे भाई आप लोगों ने कभी चलते फिरते अगर पेड़ पौधों की अगर लीफ वगैरह को तोड़ा होगा तो थोड़ा बहुत अगर उनको ऐसे रब करिए, देखने पे हमें लगता है कोई जेली लाइक सब्सटेंस होता है। क्या है वो है स्ट्रोमा। क्या है, जेली लाइक सब्सटेंस जो है वो क्या है, अरे भाई स्ट्रोमा है। क्या है, स्ट्रोमा है, जेली लाइक सब्सटेंस। ओके आगे बढ़ते हैं, देखते हैं तो यहां पे हमें ये स्टेक लाइक स्ट्रक्चर्स नजर आ रही हैं, बहुत सारे स्टेक्स यहां पे इस तरीके से हैं। अच्छा मैं ये मान सकता हूं अगर मेरे पास में कई सारे कॉइन वगैरह हो और अगर हम कॉइन को ऊपर कॉइन के ऊपर कॉइन के ऊपर कॉइन रखूं तो ऐसी स्ट्रक्चर बनेगी। ओके इन सभी को मिलाकर के क्या कहा जाएगा, अगर मान लीजिए अपन दूर से खड़े होकर के देखें तो इस सारी स्ट्रक्चर को क्या कहा जाएगा, ग्रेना। क्या कहा जाएगा, ग्रेना। और अगर ओनली एक स्ट्रक्चर की बात करूं, मुझे तो सर ये वाली चीज बता दो, इसे क्या कहूंगा, इसे कहेंगे ग्रेनम। क्या कहेंगे, ग्रेनम, ग्रेनम। आगे बढ़े, ग्रेना, ग्रेनम, स्ट्रोमा। ओके बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे वाली स्लाइड इसी पे बेस्ड है, मैं अभी भी बार बार रिपीट कर रहा हूं। अब आगे बढ़ते हैं, ये जो आपको नजर आ रही है ये आपस में अटैच्ड है, तो किससे अटैच होंगी, स्ट्रोमल लेमिला। किससे, अरे भाई यहां पे क्या प्रेजेंट है, स्ट्रोमा, और जिसके साथ में अटैच है उसे हमने क्या कहा है, लेमिला। तो उसका कनेक्शन कहीं ना कहीं किससे है, स्ट्रोमा से भी तो है ना, तो उसका नाम हमने क्या रख दिया, स्ट्रोमल लेमिला। क्या रखा है, स्ट्रोमल लेमिला। ओके आगे बढ़ते हैं, स्ट्रोमल लेमिला का काम ये भी काम हो गया। अब सर एक बात बताइए, अगर मैं इस एक कॉइन की बात करूं, अगर मैं सिर्फ इस एक कॉइन की बात करूं, अगर मैं सिर्फ इस एक कॉइन की बात करूं तो इसे क्या कहेंगे, इसे कहा जाएगा थाइलेकोइड। क्या कहा जाएगा, थाइलेकोइड। बात समझ में आ गई, व्हाट इज थाइलेकोइड, व्हाट इज ग्रेना, व्हाट इज ग्रेनम, स्ट्रोमा, स्ट्रोमल लेमली। और एक बार बताऊं मैं आप लोगों को, इसके पास में जेनेटिक मटेरियल होता है खुद का, यहां पे कहीं पे भी, उसे क्या कहेंगे, डीएनए। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं व्हाट इज डीएनए, व्हाट इज आरएनए, और जीन वगैरह क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स वगैरह क्या होते हैं। ओके तो इसके पास में खुद का क्या होता है, डीएनए होता है। आगे बढ़ सकता हूं ना, ये इसका नामकरण संस्कार हो गया। आगे बढ़ते हैं, देखो स्ट्रक्चर क्या हमने देखा था, स्ट्रोमा क्या है, अरे भाई एक ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है जिसे हमने क्या कहा है, या तो मैट्रिक्स या स्ट्रोमा, स्ट्रोमा या मैट्रिक्स कुछ भी कह सकते हो आप। ओके उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था, ग्रेना। बहुत सारे कॉइन्स वगैरह जो जमे हुए थे उन्हें क्या कहा था हमने, ग्रेना। और अगर एक की बात करें तो उसे क्या कहा जाएगा, थाइलेकोइड। देखो एक छोटा सा कंपार्टमेंट की अगर बात कहें तो उसे क्या कहेंगे, थाइलेकोइड कहेंगे। ये हम लोग पहले बता चुके हैं। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो सभी थाइलेकोइड्स के अंदर क्या होता है, क्वांटासोम्स होते हैं। क्या होते हैं, क्वांटासोम्स होते हैं। और क्वांटासोम्स की जो अगर काउंटिंग की अगर हम बात करें कि सर एक क्वांटासोम के अंदर कितने एक थाइलेकोइड के अंदर कितने क्वांटासोम्स होंगे, तो 230 अराउंड होते हैं।
ये वेरी कर सकता है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वेरी कर सकता है बेटा, लेकिन अभी तक जो अपन ने बात करी है वो 230 ही होते हैं। ओके, आगे अपन बात करते हैं, आगे की अपन बात करें फंक्शंस की। तो फंक्शन की अगर मैं बात करता हूं, क्या होगा, स्ट्रोमा जो है वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, स्ट्रोमा डार्क रिएक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। कौन सी रिएक्शंस के लिए रेस्पॉन्सिबल है, डार्क रिएक्शन के। डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन ये आपके 10th क्लास के अंदर बहुत डीप में जाकर के मिलेगी, टेंशन वाली बात नहीं। अभी सिर्फ हमें ये समझना है कि डार्क रिएक्शन कहां होगी और लाइट रिएक्शन कहां होगी। और डार्क रिएक्शन की अगर मैं बात करता हूं तो डार्क रिएक्शन हमारी कहां होती है, स्ट्रोमा के अंदर। ओके, और अगर ग्रेना की अपन बात करें तो ग्रेना में कौन सी रिएक्शन होगी, लाइट रिएक्शन होगी। और इस प्रोसेस में, पूरे की पूरी प्रोसेस में क्या सिंथेसाइज हो रहा है, अरे भाई फूड सिंथेसिस हो रहा है। क्या हो रहा है, फूड सिंथेसिस हो रहा है। आगे बढ़ सकते हैं ना, ग्रेना, ग्रेनम, थाइलेकोइड, थाइलेकोइड में क्या है, क्वांटासोम्स हैं। क्वांटासोम्स की अगर काउंटिंग की बात करें तो 230 है। बात समझ में आ रही है, आगे बढ़ूं, ओके आगे बढ़ते हैं। देखो आगे बढ़ते हैं तो यहां पे आपको एक बहुत अच्छी इमेज दिखाई दे रही होगी, देखो फटाफट से, और भी ज्यादा क्लियर होगा कि लाइट रिएक्शन क्या है, डार्क रिएक्शन क्या है, क्या क्या सिंथेसिस होता है। देखो ये तो हमारा क्या है, क्लोरोप्लास्ट से डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, जहां पे अगर मैं लाइट रिएक्शन की बात करूं तो लाइट रिएक्शन कहां हो रही है, थाइलेकोइड के अंदर। अरे भाई ये ग्रेना है, ग्रेना है ना, ग्रेना में भी हमने एक स्टिक की अगर बात कर ली तो ग्रेनम हो गया, और ग्रेनम में भी अगर एक की बात करते तो थाइलेकोइड हो गया। अगर मान लीजिए क्वेश्चन आता है आपके पास में कि लाइट रिएक्शन कहां होती है, अगर ऑप्शन में थाइलेकोइड है तो बेस्ट आंसर, थाइलेकोइड नहीं हुआ तो ग्रेना, ग्रेना नहीं हुआ तो ग्रेनम। क्लियर है। अरे भाई लाइट रिएक्शन के बारे में क्वेश्चन आता है तो आप इजीली उसका आंसर दे सकते हो। ओके आगे बढ़ू, देखो स्ट्रोमा की अगर मैं बात करता हूं तो स्ट्रोमा में कौन सी रिएक्शन होगी, डार्क रिएक्शन होगी। कौन सी रिएक्शन होगी, डार्क रिएक्शन होगी। और क्या सिंथेसिस होगा, वो यहां पे लिखा हुआ है, CO2 ATP एंड NADPH टू मेक कार्बोहाइड्रेट सच एज शुगर। और इसमें क्या सिंथेसिस हो रहा है, प्रोड्यूस O2 ATP एंड NADPH। ये सारे के सारे यहां पे आके क्या करेंगे, कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज करेंगे डार्क रिएक्शन में। नेक्स्ट, पूरा का पूरा क्लोरोप्लास्ट का नामकरण संस्कार हो रखा है। आगे बढ़े, पहले ही अपन लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं, आगे देखते हैं। 7th क्लास के अंदर भी क्लोरोप्लास्ट है बेटा। ओके आगे देखते हैं। देखिए सबसे पहले हमारे पास में है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कलर। जितने भी जो फ्रूट्स वगैरह हैं, फ्लावर वगैरह हैं, ये कैसे होंगे, कलरफुल होंगे। इनके लिए कौन सा पिगमेंट रेस्पॉन्सिबल होता है, वो होता है क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट लगे, क्रोमोप्लास्ट लगे। नेक्स्ट हमारे पास में है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, कलरलेस होता है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है किसमें, स्टोरेज ऑफ फूड में। किसके में, स्टोरेज ऑफ फूड में। अगर स्टोरेज ऑफ फूड की अगर हम बात करते हैं तो एमिलियोप्लास्ट है, वो किसको स्टोर करने का काम करेगा, कार्बोहाइड्रेट। एलियोप्लास्ट की अगर अपन बात करें तो वो किसको स्टोर करने का काम करेगा, फैट्स। और लास्ट वाले की अगर अपन बात करें एलियोप्लास्ट, तो वो किसको स्टोर करने का काम करेगा, प्रोटीन। किसको, प्रोटीन। और उसका नाम एक और किस क्या है, प्रोटीनोप्लास्ट भी है। ओके ना। प्लास्टिड हम लोगों ने देख लिया, प्लास्टिड हमने 3 टाइप के देखे, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट कहां प्रेजेंट होगा, प्लांट्स के अंदर। क्लोरोप्लास्ट की अगर अपन बात करें फ्लावर वगैरह के अंदर या फ्रूट्स वगैरह के अंदर। और ल्यूकोप्लास्ट की अगर अपन बात करते हैं तो वो क्या करता है, फूड को स्टोर करने का काम करते हैं। और आज हम देखने वाले हैं वो है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो हम लोगों ने पूरी सेल देखी थी, सेल की स्ट्रक्चर देखी थी, सेल के स्ट्रक्चर में हमने सेल ऑर्गेनल्स देखे थे। एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है वो कैसी होती है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होती है। कैसी स्ट्रक्चर होती है बेटा, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होती है। अब एक बार बताऊं मैं आप लोगों को, हम लोगों ने न्यूक्लियस देखा था ना। अरे क्यों नाराज है, चलो कोई बात नहीं, कभी कभी नाराजगी आ जाती है, कोई दिक्कत वाली बात। 1 मिनट में पानी पी लूं। देखो बेटा हम बात करते हैं, क्या है, हमने न्यूक्लियस देखा था, और न्यूक्लियस यहां पे आपको नजर आ रहा होगा। अगर ये पूरी की पूरी सेल अगर अपन मान लें, ये पूरी एक सेल मान लेते हैं, तो इसके अंदर क्या है, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस इज ऑल्सो नोन एज
ब्रेन ऑफ द सेल, हेडक्वार्टर ऑफ द सेल। ओके, और ये कैसी स्ट्रक्चर होती है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होती है। न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियोलस होता है, और ये क्या है? न्यूक्लियर एनवेलप। इसकी मेम्ब्रेन को हमने क्या कहा है? न्यूक्लियर एनवेलप कहा है। और इसी के साथ में बेटा ये जो है, ये स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही है इस तरीके से, ये क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है। क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, जो किसने डिस्कवर की थी? पोर्टर, क्लॉड एंड फॉलन ने डिस्कवर्ड की थी। ओके, अब यहां पे लिखा हुआ है प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। क्या मीनिंग हुआ? एक बार बताओ। अगर मैं इस पूरी को सेल मान लूं, अगर मैं इसको पूरी को सेल मान लेता हूं, तो यहां पे क्या होगा? जेली लाइक सब्सटेंस होगा ना। उस जेली लाइक सब्सटेंस को क्या कहा है हमने? साइटोप्लाज्म। क्या कहा है? साइटोप्लाज्म। और ये लिखा हुआ है, ये इट इज द नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स। मेम्ब्रेन है जो कहां प्रेजेंट होगा? साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होगा। ओके, आगे बढ़े। लेकिन अटैच किसके साथ में होगा? न्यूक्लियस के साथ में अटैच होगा। अब जिसकी डिस्कवरी किसने की थी? 3 वैज्ञानिक थे, 3 साइंटिस्ट थे। कौन कौन से? पोर्टर, क्लॉड एंड फॉलन। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, these are present in all cell except prokaryotic and mammalian erythrocytes। एक बार बताऊं, प्रोकैरियोट्स के अंदर ये अनडेवलप्ड होता है। पूछो क्यों? अरे भाई, जब न्यूक्लियस नहीं है तो न्यूक्लियस के साथ में अटैच होने वाला कौन होगा? सीधी सी बात है। ओके, आगे बढ़े। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो लिखा हुआ है स्ट्रक्चर की, अगर अपन बात करें तो क्या होगा? 3 टाइप की स्ट्रक्चर्स हो सकती है। सिस्टर्नी, माइटोकॉन्ड्रिया में हमने आपको पहले ही बता दिया है कि वो जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं उसे क्या कहा जाता है? सिस्टर्नी। क्या कहा जाता है? सिस्टर्नी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, ये यहां पे देखो नजर आ रहा होगा, ये फिंगर लाइक। ओके, अगर यहां पे इस तरीके से रख दिया जाए तो इन प्रोजेक्शन को क्या कहा है हमने? सिस्टर्नी कहा है। नेक्स्ट वैक्यूल्स या वेसिकल्स और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज ट्यूब्यूल्स। क्लियर है ना? सिस्टर्नी क्या है, वैक्यूल्स क्या है? अरे भाई, इस टाइप की जो शेप होगी उसे क्या है कहा है हमने? वेसिकल्स या वैक्यूल्स कहा है। यही वाली शेप आपको कहां देखने को मिलेगी? गोल्जी अपैरेटस या गोल्जी बॉडी में भी देखने को मिलेगी। आगे बढ़ सकते हैं। देखो नेक्स्ट हम बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप की होंगी? 2 टाइप्स की होंगी। देखना, यहां पे आपको इस तरीके से स्ट्रक्चर नजर आ रही होगी। यहां पे तो क्या है? यहां पे तो आपको ये डॉटेड डॉटेड स्ट्रक्चर नजर आ रही है ना। ओके, लेकिन यहां पे नजर आ रही है क्या? यहां नजर नहीं आ रही है। ओके, तो देखना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट है हमारा SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके डियर, एंड नेक्स्ट इज RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें क्या प्रेजेंट होगी? उसकी सरफेस पे डॉट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी, एंड डॉट लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज राइबोसोम्स, और राइबोसोम इज आल्सो नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री। सर क्या बोल दिया? समझ में नहीं आया। ओके, दोबारा सुनना। अरे भाई, SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ पे क्या होगा? रफ है तो डॉट प्रेजेंट है, स्मूथ है तो डॉट प्रेजेंट नहीं है, स्मूथ है डॉट प्रेजेंट नहीं है, रफ है डॉट प्रेजेंट है। और उन डॉट को हमने क्या कहा है? राइबोसोम्स। अब एक बार बताऊं आप लोगों को, जो स्मूथ होती है ना, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है? लिपिड सिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। और जो रफ की अगर अपन बात करें, रफ के ऊपर क्या प्रेजेंट है? राइबोसोम। और राइबोसोम किसके लिए प्रेजेंट, क्या कहा जाता है राइबोसोम्स को? राइबोसोम्स इज आल्सो नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री। किसका सिंथेसिस करेंगे? प्रोटीन का। किसका? प्रोटीन का। तो लिपिड और प्रोटीन दोनों का सिंथेसिस हो रहा है। आगे बढ़े। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फटाफट से देखिए। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है हम लोग देख चुके हैं, न्यूक्लियस के साथ में अटैच होती है, 2 टाइप्स की होती है, लिपिड्स और प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। 3 साइंटिस्ट थे, पोर्टर, क्लॉड एंड फॉलन। इन तीनों ने मिलकर के इसको डिस्कवर किया था। ओके, अब फंक्शंस की अगर अपन बात करें तो देखिए, इट इज मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोटीन एंड अदर कार्बोहाइड्रेट टू
अदर ऑर्गेनल्स विच इंक्लूड्स लाइसोसोम्स, गोल्जी apparatus एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो नोन एज, फटाफट से कमेंट बॉक्स में मुझे जल्दी से जवाब दीजिएगा. प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दे प्रोवाइड द इंक्रीज सरफेस एरिया. सही बात है. इट हेल्प इन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. सही बात है. वाइटल रोल प्ले करती है किसमें? स्केलेटन फ्रेमवर्क में. अरे भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन गोल्जी अपैरेटस और लाइसोसोम को सिंथेसिस कर रही है तो ऑब्वियसली एक बहुत अच्छा रोल प्ले कर रही है. ओके आगे बढ़े. सिंथेसिस करेगी किसका? प्रोटीन, लिपिड्स और गोल्जी क्या लिखा हुआ है? ग्लाइकोजन. ओके आगे बढ़ सकते हैं. अरे भाई अभी तक हमने दो ऑर्गेनल देखी है. कौन कौन सी देखा? पहले नंबर पे देखी थी हमने प्लास्टिड. आज की बात कर रहा हूं प्लास्टिड. प्लास्टिड के बाद में एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम. भाई एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम. अब थर्ड वाली पे अपन देखते हैं, वो है हमारा गोल्जी अपैरेटस. किसकी बात कर रहे हैं हम? गोल्जी अपैरेटस की बात कर रहे हैं. देखो गोल्जी अपैरेटस क्या होते हैं? गोल्जी अपैरेटस देखो डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्जी. अरे कैमिलो ना कि केमी. ओके समझ गए होंगे आप लोग. इट इज डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्जी. इट इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स, मैमेलियन, आरबीसी एंड सिव सेल्स. और प्लांट सेल के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जब आप 9th क्लास के अंदर जाओगे यहां पे आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि मैंने ऑफलाइन में देखा है डिक्टायोसोम्स. बच्चों को ये पता नहीं होता है कि सर ये डिक्टायोसोम्स क्या होते हैं. डिक्टायोसोम्स भी क्या होते हैं? गोल्जी अपैरेटस ही है, लेकिन प्लांट सेल के अंदर ये किस पोजीशन के अंदर होंगे? डिक्टायोसोम्स में. क्योंकि वहां पे जो गोल्जी बॉडीज होती है वो कैसी होती है? फ्लैटेंड होती है, फ्लैटेड होती है. ठीक है, वो पूरी की पूरी एक जैसी नहीं होती. तो वहां पे हमने गोल्जी अपैरेटस को क्या कहा है? डिक्टायोसोम्स कहा है. यहां पे आपको जो सामने वाली फेस नजर आ रही है उसे तो हमने ट्रांसफेस कहा है, लास्ट वाली फेस को सिस फेस कहा है. ओके यहां पे भी सिस्टर नहीं आपको नजर आ रही होगी. देखो वही फिंगर लाइक प्रोजेक्शन माइटोकॉन्ड्रिया से बोलता आ रहा हूं मैं और लास्ट तक बोलता रहूंगा. क्या ये वाली जो प्रोजेक्शन है इन्हें क्या कहा है? सिस्टर नहीं. ओके और ये वाली जो प्रोजेक्शन है या इस वाली स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे? वैक्यूल्स. और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को ट्यूब्यूल्स. ओके आगे बढ़ सकते हैं. अब एक बार बताओ इसका काम क्या है? न्यूक्लियस की अगर अपन बात करें तो न्यूक्लियस ने क्या किया? ओनली ब्रेन ऑफ द सेल. पूरा का पूरा कंट्रोल करने का काम है. पूरा का पूरा कंट्रोल करने का काम है. ओके पूरा का पूरा कंट्रोल कर देगा. कंट्रोल करने के बाद क्या अगर अपन बात करते हैं नेक्स्ट, मैं बात करूं लिपिड और प्रोटीन का सिंथेसिस कहां हो रहा है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के. लेकिन पैकेजिंग तो नहीं हो रही है ना. उस पैकेजिंग की जो वर्किंग की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसके पास है? वो गोल्जी अपैरेटस के पास है. किसके पास है? गोल्जी अपैरेटस के पास है. देखिए कैसे लिखा हुआ है. इट इज सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर. हम ऑलरेडी देख चुके हैं. गोल्जी अपैरेटस जो होते हैं वो क्या करते हैं? अरे भाई ये जो है ओनली लिपिड्स और प्रोटीन को क्या करेंगे? सिंथेसिस करने का काम करेंगे. कैसे क्या काम करेंगे? ओनली प्रोटीन और लिपिड्स को सिंथेसिस करने का काम करेंगे. और ये किसके साथ में अटैच होते हैं? ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ में अटैच्ड होते हैं. देखिए ये हमारी सेल, ये न्यूक्लियस और न्यूक्लियस की चारों तरफ क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या अटैच्ड है? गोल्जी अपैरेटस. क्या है? गोल्जी अपैरेटस. और अगर अपन इसकी विड्थ की बात करें तो ये विड्थ क्या होगी? क्या हो गया? एक मिनट. ये जो विड्थ है ये क्या है? ल्यूमन हो जाएगी. क्या हो जाएगी? ल्यूमन हो जाएगी. आगे बढ़े. देखिए अब हम बात करते हैं फंक्शंस की. गोल्जी बॉडीज का या गोल्जी अपैरेटस का फंक्शन क्या है? फटाफट से एक बार निहार लो बस. इट इज सेक्रेटरी इन नेचर. इट हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ मिडिल लेमिला. इट हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ लिपिड्स, मेलेनिन एंड हार्मोन सिंथेसिस. पैकेजिंग देखो लिखा हुआ है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर पैक्ड एट गोल्जी कॉम्प्लेक्स और प्रोवाइड करती है साइट फॉर असेंबली न्यू मेम्ब्रेन मटेरियल. ओके ये इसके फंक्शंस हैं बेटा. आगे बढ़ सकता हूं ना? अरे भाई आगे बढ़े. पक्का आगे बढ़ूं तो देखो यहां पे अगर मैं बात करता हूं तो यहां पे हमने क्या देखा है? प्लास्टिड, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम,
गोल्जी अपैरेटस। ये तीनों हो चुके हैं आज की क्लास में। और लास्ट हम देखने वाले हैं लाइजोसोम्स। क्या देखने वाले हैं? लाइजोसोम्स। देखो इनकी कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होती, लेकिन अगर इसकी डिस्कवरी की अगर अपन बात करते हैं तो डिस्कवरी की थी इसकी डी डुवे ने। किसने की थी? डी डुवे ने की थी। और लाइजोसोम्स को और क्या कहा जाता है? सुसाइडल बैग। और हिंदी की अगर मैं बात करते हैं, हिंदी में लिखा हुआ होता है आत्मघाती थैलियां भी कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? आत्मघाती थैलियां। कहने का मतलब ये हो गया कि ये क्या करेंगी, जब सेल में डैमेजेस वगैरह होंगे तो अदर सेल को डैमेज से बचाने के लिए क्या करेंगी? उसको पचा डालेंगी। ओके, पचा लेंगी। बात समझ में आ रही है ना? डिस्कवर्ड बाय डी डुवे और ऑल्सो नोन एज सुसाइडल बैग। आगे बढ़ते हैं। इनकी कोई फिक्स शेप या साइज नहीं होती है और सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है। कैसी स्ट्रक्चर होगी? सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होगी। आगे बढ़ते हैं। देखो फंक्शन की अगर अपन बात करते हैं, वही मैंने आप लोगों को कहा डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। डिस्पोजल, अरे भाई क्लीन रखना है ना उसको। ओके, और किसमें हेल्प करेगी? क्लीन रखने में। डाइजेस्टिंग एनी फॉरेन मटेरियल एंड वॉर्न आउट द सेल ऑर्गेनल। और पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, जब तभी तो क्या कर रही है? डाइजेस्ट करने का काम कर रही है। ऑल्सो नोन एज सुसाइडल बैग। ऑल्सो नोन एज सुसाइडल बैग। और जो भी मेटाबॉलिज्म है, अगर मान लीजिए डैमेजेस वगैरह होंगे तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? लाइजोसोम्स होते हैं। और लाइजोसोम क्या करने का काम करेंगे? डाइजेशन में हेल्प करते हैं। किसके? सेल के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। और इसकी स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे नजर आ रही होगी। हम ऑलरेडी बता चुके, कोई फिक्स नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी स्ट्रक्चर देख लीजिए यहाँ पे। ओके, ऑल्सो नॉन एज सुसाइडल बैग। सुसाइडल बैग। ओके, आगे देखें। अरे भाई अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देख लिया? देखो सेल बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा। सेल में हम लोग नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर एनएसओ के क्वेश्चंस वगैरह लेकर के आएंगे, उनके ऊपर अपन बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी तक जो हमने डिस्कस किया है वो है हमारी सेल थ्योरी, मॉडर्न सेल थ्योरी, टाइप्स ऑफ सेल, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी अपैरेटस। और लास्ट में हम क्या कर रहे हैं आज? लाइजोसोम्स। और नेक्स्ट क्लास के अंदर इनके ऊपर एनएसओ में कितने क्वेश्चंस आए उनको अपन एक बार डिस्कस करेंगे यहां पे। तो नेक्स्ट वाले लेक्चर को देखना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, अगर मैंने आप लोगों को बताया था तो वो था हमारा डाइजेशन के अंदर बताया शायद हम लोगों ने 7th क्लास के अंदर देखा था, 8th क्लास के अंदर नहीं है, सॉरी। देखो 8th क्लास की 7th क्लास के अंदर आपने अमीबा का नाम सुना होगा। अमीबा का नाम सुना है क्या? सुना है। क्या होता है अमीबा? सर यूनिसेल्युलर होता है, मुझे भी पता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है? होलोजोइक होता है, मुझे भी पता है। सर फूड पार्टिकल्स को सूडोपोडिया फॉर्म करके, अरे ये तो पता है। लेकिन लाइजोसोम्स यहां पे क्या हेल्प कर रहा है? मैंने आप लोगों को क्या बताया? पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। देखो एक बार फटाफट से, वहां पे हमने फेगोसोम्स देखे थे ना, फेगोलाइजोसोम्स। फेगोसोम्स क्या होते हैं? फूड वैक्यूल जो होता है फेगोसोम्स। लाइजोसोम प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन फेगोसाइटोसिस। Phagocytosis is the process of food obtaining process in amoeba. ओके, नेक्स्ट अगर अपन बात करें जो फॉरेन पार्टिकल होता है, दे कंटेन विद इन फेगोसोम्स। फेगोसोम्स क्या हो गया? फेगोसोम्स हो गए हमारे फूड वैक्यूल। और द फेगोसोम विल देन बाइंड विद द लाइजोसोम टू फॉर्म अ फेगोलाइजोसोम। देखो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है बेटा। लाइजोसोम्स की अगर मैं बात करूं, डाइजेस्टिव एंजाइम है। क्या है? अभी तक तो फेगोसोम्स हुआ है, अब उसका फेगोसोम जो है फूड पार्टिकल, फूड वैक्यूल के जो अपन ने बात करी फूड वैक्यूल की, वहां से हमें क्या करना है? न्यूट्रिएंट्स गेन करने हैं, न्यूट्रिशन गेन करना है। किसको? अमीबा को। समझ में आ रही है ना? न्यूट्रिशन गेन करना है, तो न्यूट्रिशन गेन करने के में कौन हेल्प करेगा? लाइजोसोम्स हेल्प करते हैं। बात समझ में आ गई ना? कितना इंपॉर्टेंट। जो 7th क्लास में देखा था कि लाइजोसोम किस तरीके से हेल्प करता है, तो लाइजोसोम इस तरीके से हेल्प करता है वहां पे। ओके, फेगोसोम्स क्लियर हो गया। फूड वैक्यूल, बात समझ में आ रही है ना? फूड वैक्यूल, फेगोसोम, फेगोलाइसोसोम्स। ओके, आप बात समझ में आ गई होगी। तो आज हम लोगों ने क्या क्या देख लिया है? आज हम लोगों ने प्लास्टिड देखे, प्लास्टिड के 3 टाइप देखे,
क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके भी 2 टाइप देखें, ER, SER और RER। RER की अपन बात करें तो राइबोसोम से प्रेजेंट होते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, और SER जो होते हैं वो किस में हेल्प करते हैं, लिपिड्स में हेल्प करते हैं। गोल्गी बॉडीज लिपिड और प्रोटीन को पैकेजिंग में हेल्प करती है। लाइसोसोम किसी भी तरह का डैमेजेस वगैरह हो जाएगा तो सेल को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है। बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन इनके ऊपर जो है NSO में अभी तक कितने क्वेश्चंस आए हैं उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। और आप लोगों को क्या करना है, वही काम, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन प्रेस कर देना है ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके। थैंक यू।